कल तक ईसीजी देख लिया था, ठीक है। आज बात करेंगे आगे स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में। शॉर्ट में देखेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाने का है, ठीक। ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर देखेंगे और उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, ठीक। देखिए, हमको मालूम है कि हमारे पास में 3 टाइप की ब्लड वेसल्स है। कितने टाइप की? 3 टाइप की ब्लड वेसल्स है। एक को हम बोलते हैं क्या? आर्टरी, एक होती है वेन्स और एक होती है कैपिलरीज। क्लियर है यहाँ तक? इसमें कोई कंफ्यूजन? बढ़िया। देखिए, आर्टरीज जो होती है, हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रॉपर डेफिनेशन के द ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ऐसी ब्लड वेसल्स जो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाए उसको बोलते हैं क्या? आर्टरी। और द ब्लड वेसल दैट कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट इज कॉल्ड एज वेन्स। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। दूसरा, डिस्पाइट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके अंदर में ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड है। ये बात सही है कि मेजॉरिटी ऑफ द आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड मेजॉरिटी ऑफ द वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। सिर्फ एक एक की एग्जांपल हमने देखी है। जैसे फॉर एग्जांपल पल्मोनरी आर्टरी है, डिस्पाइट ऑफ बीइंग आर्टरी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। पल्मोनरी वेन है, डिस्पाइट ऑफ बीइंग वेन वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। क्लियर है बात? और भी कुछ एक एग्जांपल्स है, बट अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। यहां तक क्लियर है? ठीक। दूसरी एक बात, जब हम ब्लड प्रेशर पढ़ रहे थे तो मैंने बोला था कि आर्टरीज वो ब्लड वेसल है जिसको हार्ट से डायरेक्ट ब्लड मिलता है, या हार्ट जब ब्लड को पंप करता है तो वो डायरेक्टली एंटर करता है कहां पे? आर्टरीज में। इसका मतलब ये है कि ब्लड का जो प्रेशर रहेगा, जो फ्लो रहेगा, वो आर्टरीज में ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू वेन्स, ठीक है। क्योंकि वेन्स में जब ब्लड जाता है वो एक बार रुकने के बाद जाता है, या ये बोला जाए कि स्लो होने के बाद जाता है। क्लियर है बात? ठीक। तो पूरा सीक्वेंस कैसा रहता है, पहले मैं आपको सीक्वेंस समझा देता हूं, ठीक। देखिए, आपके हार्ट से निकला कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक। ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलेगा वो सिस्टेमिक एओर्टा से। कहां से निकलेगा? सिस्टेमिक एओर्टा से। तो सबसे बड़ी आर्टरीज में से एक हो गई जिसको आप बोलते हैं क्या? एओर्टा। एओर्टा आर द लार्जेस्ट आर्टरीज, ठीक है। एओर्टा जो रहेगा बेटा, ये जाके मतलब इसकी आगे चल के ब्रांचेस निकलेगी और बनेगी मेजर आर्टरीज या लार्जर आर्टरीज। बड़ी होगी जो शेप में, तो मेजर आर्टरीज। मेजर आर्टरीज के बाद में आएगा बेटा स्मॉलर आर्टरीज। स्मॉलर आर्टरीज, ठीक है। इवन स्मॉलर आर्टरीज की भी कुछ ब्रांचेस निकलती है, इनको बोलते हैं आर्टेरियोल्स। क्या बोलते हैं? आर्टेरियोल्स। फिर ये ओपन होते हैं किसके अंदर में? कैपिलरीज के अंदर में। कहां पे? कैपिलरीज। और कैपिलरीज ही वो जगह है जहां पे क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होता है। क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस। देखिए, हमने पहले पढ़ा था कि हमारा जो सिस्टम है वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी हमारा ब्लड हमारे किसी भी सेल के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता, किसी टिश्यू, किसी ऑर्गन के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता, बल्कि कैपिलरीज में आने के बाद में उस ब्लड में से कंपोनेंट्स लीक होगी, ठीक है। पहले आएगी इंटरस्टिशियल स्पेस में और वहां से निकल के जाएगी टिश्यूज तक। इसी तरह टिश्यूज से आने वाला जो वेस्ट है वो भी पहले आएगा कहाँ? इंटरस्टिशियल स्पेस में, बाद में एंटर करेगा कहाँ पे? ब्लड में, ठीक है। और वो काम करने के लिए फिर यूज होता है लिम्फेटिक सिस्टम, जिसके बारे में आज हम डिटेल में देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक बात? ठीक। तो एक तो बात बहुत क्लियर है कि ब्लड टिश्यूज या सेल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता नहीं है, ब्लड में से कंपोनेंट्स लीक होती है। बार बार बोल रहा हूँ, एक बात ध्यान दीजिए, ब्लड में से कंपोनेंट्स क्या होती है? लीक होती है। तो जब आपको याद होगा, हम जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे तब बोला था कि आर्टरीज के, ये कैपिलरीज जो होती है, इन कैपिलरीज में छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है। कैपिलरीज में छोटे छोटे एपर्चर्स होते हैं, उनको बोला जाता है फेनेस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? फेनेस्ट्रेशन। द पोर्स ऑफ आर्टरीज आर रेफर्ड एज फेनेस्ट्रेशन। और उन्हीं फेनेस्ट्रेशन या फेनेस्ट्री के थ्रू जो है वो कंपोनेंट्स लीक होके आती है इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर। यहां तक बात क्लियर है क्या? ठीक है। तो कैपिलरी वो जगह है जहां से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा। यहां से अब जो ब्लड निकला वो कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो कैपिलरीज से निकलती है छोटी छोटी वेन्स जिसको बोलते हैं वेन्यूल्स। क्या बोलते हैं? वेन्यूल्स। फिर वेन्यूल्स जाके ओपन होती है किसमें? वेन्स में। और फिर वेन्स जाती है आपकी लास्ट वेना केवा के अंदर में, याद है? सुपेरियर वेना केवा और इंफेरियर वेना केवा, मतलब वो लार्जेस्ट वेन हो गई। फिर समझे मेरी बात? यहां तक के क्लियर है क्या? तो ये पूरा सिस्टम है सर्कुलेशन का। तो इस पूरे सिस्टम के अंदर में आप 3 टाइप के ब्लड वेसल्स के बारे में बात करोगे, आर्टरीज के बारे में, वेन्स के बारे में और कैपिलरीज के बारे में। यहां तक क्लियर है क्या? ठीक। तो फिर अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरीज के बारे में। ध्यान से देखिएगा फिर बात को। देखिए, चाहे आर्टरी हो या वेन हो, मैं दो ही चीजों की बात कर रहा हूं, चाहे आर्टरी हो या वेन हो, चाहे आर्टरी हो या वेन हो, दोनों के अंदर में 3 लेयर्स होती है। कितनी लेयर्स?
3 लेयर्स, बट याद रखिए दोनों में, आर्टरी में भी और वेन में भी कैपिलरी सिंगल सिंगल लेयर की बनी होती है, कैपिलरी सिंगल लेयर की बनी होती है। ठीक है, अब जो बता रहा हूं उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। देखिए आर्टरी में क्या रहेगा, सबसे अंदर में एक लेयर रहेगी, इसको बोलेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लगे होंगे आपके एंडोथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स। ठीक, आपको याद है हमने हार्ट की लेयर्स पढ़ी है, लेयर ऑफ हार्ट याद है क्या? ठीक है, सबसे अंदर वाली जो लेयर थी उसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया था क्या, एंडोथेलियम। क्या बोला था, एंडोथेलियम भी उसको बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या नाम थे, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम का ही दूसरा नाम हमने बोला था क्या, एंडोथेलियम। और मैंने आपको उस समय ये बताया था कि ये लेयर आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगी, चाहे आर्टरी हो, चाहे वेन हो, चाहे कैपिलरी हो, चाहे हार्ट हो। ठीक है, तो सबसे अंदर की जो लेयर है जो एक्चुअल में ब्लड के कांटेक्ट में आती है वो है क्या, एंडोथेलियम। ठीक है, तो ये जो एंडोथेलियम है विच इज अरेंज्ड ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, इस लेयर को बोलते हैं, इस लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा। पहले समझा देता हूं मैं, लेयर समझा देता हूं। इसके बाद में एक सेकेंड लेयर आएगी, ठीक है, और उसके बाद में एक थर्ड लेयर आएगी। ठीक, कितनी लेयर्स हो गई, 3 लेयर्स हो गई। सबसे अंदर की लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका, ट्यूनिका इंटीमा। क्या बोलते हैं, ट्यूनिका इंटीमा या फिर इंटरना, ट्यूनिका इंटीमा या फिर इंटरना। ठीक है, दूसरी जो लेयर होती है सेकेंड वाली लेयर, इसको बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया। क्या बोलते हैं, ट्यूनिका मीडिया। ध्यान से समझिए मेरी बात, दूसरी जो लेयर है वो कौन सी है, ट्यूनिका मीडिया। और सबसे अंदर की, सबसे बाहर की जो लेयर है उसको बोलेंगे ट्यूनिका, ट्यूनिका एडवेंटिशिया या ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका एडवेंटिशिया या फिर ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका जो वर्ड आया है ना वो आया है ट्यूनिक से, ट्यूनिक का मतलब होता है लेयर, कवरिंग। समझे बात? ठीक है, तो पूरी आर्टरी में कितनी लेयर्स हैं, 3। और वेन्स में भी कितनी लेयर होगी, 3। सबसे अंदर इंटरना, उसके बाद में मीडिया और सबसे बाहर एक्सटर्ना। कितनी लेयर्स, 3। यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या, हाँ या ना? ठीक है, ये 3 लेयर्स के नाम रखिए, बहुत ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे नहीं, मैं फिर से बता रहा हूँ। ठीक है, 3 बड़ी सिंपल सी लेयर का नाम याद रखिए आर्टरीज के अंदर जो होती है। सबसे अंदर ट्यूनिका, ट्यूनिका इंटीमा या इंटरना, दूसरी मीडिया, तीसरी एक्सटर्ना या एडवेंटिशिया। क्लियर है मेरी बात? हाँ, अब इसमें जो मेन डिफरेंस होता है आर्टरी और वेन के अंदर मैं आपको वो बताता हूँ। यहां तक क्लियर है क्या, पहले ये बताइए, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या, है? ठीक है, तो देखिए सबसे अंदर की लेयर कौन सी, ट्यूनिका, हाँ जी। ठीक, उसके बाद की जो लेयर आएगी सेकंड लेयर वो रहेगी ट्यूनिका मीडिया। ठीक, और सबसे ऊपर की जो लेयर आएगी वो रहेगी ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये हो गया क्या, आर्टरी। ठीक है, अंदर की जो जगह होती है बेटा उसको बोलते हैं लुमेन। क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। अंदर की जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। यहां तक क्लियर है? ठीक, ये जो ट्यूनिका मीडिया है इसके अंदर में प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। आर्टरी की हम बात कर रहे हैं। तो आर्टरी की जो मिडल लेयर है विच इज मेड अप ऑफ, आर्टरी की मिडल लेयर याद रखिए इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। क्या, सबसे पहले तो स्मूथ मसल्स है, इनवॉलेंट्री मसल। अरे भैया तभी तो आर्टरी का डायमीटर छोटा या बड़ा हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आर्टरी के अंदर में क्या होती है, मिडल लेयर। मिडल लेयर में कौन सी मसल होती है, स्मूथ मसल। और उसके अंदर में एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम है इलास्टिन। क्या नाम है, और इसी की वजह से आपकी वो जो आर्टरी है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। आपने बोला था ना आर्टरीज डायलेट हो सकती है या कंस्ट्रिक्ट हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन के ब्लड का प्रेशर कितना है उस हिसाब से। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो किसके अंदर में है, आर्टरीज में ज्यादा है, बिकॉज उनकी मिडल लेयर में कौन है, इलास्टिन की क्वांटिटी ज्यादा है। क्या है, इलास्टिन की क्वांटिटी ज्यादा है। उसके अलावा ये पहली और आखिरी लेयर में जब आप जाएंगे तो इसमें कोलेजन फाइबर वगैरह वो सारी चीजें होती है। इतनी बात क्लियर है? ठीक, दूसरा आपको बोला कि आर्टरीज का जो लुमन रहेगा वो लार्जर रहेगा। आर्टरीज का लुमन, अंदर का स्पेस, सॉरी,
अंदर का स्पेस आर्टरीज का स्मॉल होता है, वेन्स का लुमेन जो है वो लार्जर होता है। तो हमने ये साइड में बना लिया आर्टरी, ये साइड में जो बना लिया ये क्या है, आर्टरी, ठीक है। अब इसी के बाजू में हम बनाते हैं वेन, ठीक, इसी के बाजू में बनाते हैं वेन। तो वेन्स का जो लुमेन होता है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू आर्टरी, ठीक। वेन्स में जो सेकेंड लेयर रहेगा वो कौन सा है, ट्यूनिका मीडिया, उसका थिकनेस कम होता है। और फिर उसके बाद में आएगा आपका लास्ट लेयर जिसका नाम रहेगा क्या, ट्यूनिका एक्सटर्ना। समझे मेरी बात? तो ये जो मैं आपको बता रहा था कि वेन्स के अंदर में आप आएंगे तो वेन्स का लुमेन जो होता है वो लार्जर होता है, आर्टरीज का लुमेन कैसा होता है, स्मॉलर होता है। ये हुआ पहला डिफरेंस। क्लियर है बात? आर्टरीज का लुमेन स्मॉल होता है, वेन्स का लुमेन लार्जर होता है, अंदर की स्पेस वेन्स में ज्यादा है, आर्टरीज में कम है। इतना क्लियर है? दूसरा, आर्टरीज में जो सेकेंड लेयर है उसका थिकनेस ज्यादा है, मस्कुलर लेयर का थिकनेस ज्यादा है, वेन्स में उस लेयर का थिकनेस कम है। प्लस आर्टरीज में इलास्टिन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, वेन्स में कंपैरेटिवली कम होता है। इसीलिए आर्टरीज की इलास्टिसिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि अदरवाइज भी इलास्टिसिटी की ज्यादा जरूरत आपके आर्टरीज को है, क्योंकि डायरेक्टली ब्लड अगर प्रेशर से आता है तो वो कहाँ आता है, आर्टरीज में आता है। यहां तक बात क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? ठीक है। और तीसरी जो लेयर होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना, वो फाइब्रस कोलेजन फाइबर से बनी होती है, इसके अंदर में भी और इसके अंदर में भी, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस उसके अंदर होता नहीं है, ठीक है। और सबसे अंदर की जो लेयर है वो एज यूजुअल एंडोथेलियम है, इसमें भी है और इसमें भी है। यहां तक कोई कंफ्यूजन है क्या, हाँ या ना? ठीक। तो मेजर डिफरेंस अगर आर्टरी और वेन के अंदर में है तो ये है, एक तो लुमेन छोटा है, सेकेंड लेयर का थिकनेस ज्यादा है, इसका लुमेन ज्यादा है बट सेकेंड लेयर का थिकनेस कैसा है, कम है, ठीक है। दूसरा, वो लेयर का थिकनेस कम या ज्यादा होने का रीजन भी वही है कि एक में ब्लड आ रहा है बड़े प्रेशर के साथ डायरेक्टली फ्रॉम द हार्ट, बट वेन्स के अंदर में जो ब्लड आता है वो डायरेक्टली हार्ट से नहीं आता, वो तो कैपिलरीज से होते हुए आता है। तो ब्लड का जो फोर्स जो प्रेशर आर्टरी में होता है वो वेन्स में नहीं होता, ब्लड का जो फोर्स जो प्रेशर आर्टरीज में होता है वो वेन्स में नहीं होता। क्लियर है यहां तक बात? इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? पक्का? ठीक है। और फिर बात करेंगे जो थर्ड लेयर है वो है आपकी कौन सी, जो थर्ड टाइप की ब्लड वेसल है वो क्या है, कैपिलरी। कैपिलरी के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको सिर्फ एक ही टाइप का ब्लड वेसल देखने के लिए मिलेगा। कैपिलरी में जब आप जाएंगे तो आपको एक ही टाइप का लेयर देखने के लिए मिलेगा, और वो जो लेयर होता है वो कौन सा है, ट्यूनिका इंटीमा, यानी सिर्फ और सिर्फ एंडोथेलियम। तो कैपिलरीज जो होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है, कैपिलरी सिंगल लेयर्ड होती है, आर्टरीज और वेन्स ट्रिपल लेयर्ड होती है, ठीक है। कैपिलरीज में एपर्चर होते हैं, छेद, फेनेस्ट्रेशन, आर्टरीज और वेन्स में नहीं होते, ये बात याद रखिए। तो जब तक ब्लड वेन में या आर्टरी में है वहां कुछ भी एक्सचेंज नहीं होता, जो भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होना है वो कहां पे होगा, आर्टरी के अंदर में होगा, सॉरी कैपिलरी के अंदर में होगा। ये बात क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या, है? सो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी। क्लियर है यहां तक? बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक एक और चीज है, थोड़ा सा एक पॉइंट है। जैसे देखो हार्ट था, हार्ट मसल से बना है, हार्ट की मसल्स को खुद ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई लगता था, वो कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती थी। देखो ये ब्लड वेसल्स हैं, चाहे आर्टरी हो चाहे वेन हो, इसमें भी तो स्मूथ मसल है ना, तो क्या खुद खुद आर्टरीज को ब्लड वेसल ब्लड नहीं लगता क्या, लगेगा, है ना? तो सुनो, ब्लड वेसल्स को ब्लड प्रोवाइड करने वाली भी छोटी छोटी वेसल्स होती है, ठीक है ना? तो द ब्लड वेसल दैट provide blood to blood vessels that provide blood to blood vessels is called as vasorum। वेजोरम एक एडिशनल पॉइंट है, याद रहा तो ठीक है, नहीं रहा तो कोई फर्क पड़ता नहीं, ठीक है। वेजोरम द ब्लड वेसल दैट प्रोवाइड ब्लड टू ब्लड वेसल्स। क्लियर है यहां तक? इसमें कोई कंफ्यूजन? सो ये हो गया आपका आर्टरी, ये हो गया आपका वेन, और ये हो गया कैपिलरी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझिए बात, देखिए आर्टरी से जो ब्लड जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है,
ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो सिस्टेमिक एओर्टा से जो ब्लड निकला, अब वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रेशर के साथ में, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात है वो ब्लड को वापस हार्ट तक लाने की, बात समझिए, ठीक है। तो मानिए आर्टरी से ब्लड गया आपके पैर तक, टो तक, ठीक है, वो आर्टरी एओर्टा छोटी 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 होते गई और वो टो में जाके वो कैपिलरी में कन्वर्ट हो गई, टो में जाने के बाद में वो कैपिलरी के अंदर में कन्वर्ट हो गई, समझ रहे हो मेरी बात। अब वहां से ब्लड आएगा, ठीक है, तो वहां तो जाके ऑलरेडी ब्लड की स्पीड कम हो गई, टो तक जाने के बाद में ऑलरेडी उसकी स्पीड कम हो गई, तो वो नीचे से ऊपर कैसा आएगा, मेरी बात समझ रहे हो, वो नीचे टो से ऊपर हार्ट तक कैसे आएगा, नीचे टो से ऊपर हार्ट तक कैसे आएगा, हार्ट से डिस्ट्रीब्यूट हो गया बिकॉज ऑफ प्रेशर, बिकॉज ऑफ पंप, बात समझ में आ गई। नीचे टो में क्या है भाई साहब, ठीक है एक दो हार्ट लगे हुए हैं नीचे पैरों के अंदर में, वो नीचे से फेंक के मारेगा ब्लड ऐसे जा करके ऊपर, ऐसे ऐसा होता नहीं, तो फिर नीचे से जो ब्लड है वो ऊपर कैसे आएगा, आता तो है, वेनस रिटर्न तो होता है, ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जमा तो होता है ना, बट नीचे की तरफ कोई पंप तो है नहीं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन्स के थ्रू कहां भेजे, ऊपर भेजे, बट स्टिल वेन से ब्लड आता है, ठीक है। ये कैसे होता है वो समझिए, तो वेन्स जो होती है, वेन्स, ठीक है, अभी हमने उसका कट सेक्शन देखा, अभी ये मान लेते हैं कि ये वेन है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा बात, ये क्या है, वेन है, ये कैपिलरीज वगैरह से जुड़ के बन गई और इसके अंदर में यहां तक ब्लड है, बात समझो, यहां तक ब्लड है, ठीक है। क्या होगा कि इतना पार्ट वेन का कॉन्ट्रैक्ट होगा, दबेगा, इतना पार्ट, ठीक है, जब इतना पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड जाएगा ऊपर, ठीक है, इसको बोलते हैं लेवल ए, तो ब्लड लेवल ए से निकल के गया कहां पे, लेवल बी पे, क्यों, क्योंकि ए की मसल क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट हुई, बात समझ रहे हो, ए की मसल, तो ब्लड पुश हुआ ऊपर, ठीक है, इस तरह ब्लड आया कहां पे, बी पे, ठीक। अब सवाल ये है कि सर क्या ए वापस रिलैक्स नहीं होगा, क्या होगा, है ना, क्योंकि अगर ये रिलैक्स नहीं होगा तो फिर नया ब्लड कहां से आएगा, समझे, तो जब सर ए रिलैक्स हो जाएगा तो जो ब्लड ऊपर गया वो वापस नीचे नहीं आएगा, क्या आएगा, तो फिर इसको क्या बोलते हैं आप, बैक फ्लो ऑफ ब्लड, और बैक फ्लो रोकने के लिए आपके पास में क्या होते हैं, आपके हार्ट में क्या था बैक फ्लो ऑफ ब्लड रोकने के लिए, वॉल्व्स होते हैं, क्या होते हैं, हाँ, तो ये बात याद रखिए कि वेन्स में वॉल्व्स होते हैं, वेन्स में क्या होते हैं, हर थोड़े डिस्टेंस पे वॉल्व्स होते हैं, तो यहाँ पे होंगे वॉल्व, बात समझिए क्या होंगे, वॉल्व, जैसे ही ब्लड जाएगा ऊपर की तरफ तो वॉल्व खुल जाएंगे, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट करते हैं ना, तो ब्लड नीचे से प्रेस हुआ, ऊपर गया, वॉल्व क्या हो गया, खुल गया, जैसे ही ये ब्लड आया लेवल बी पे, और जब ये नीचे जाने की कोशिश करेगा ये वॉल्व बंद हो जाएगा और ये वाला पार्ट फिर से क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, ताकि इसके अंदर में नया ब्लड भर सके, समझे, हाँ या ना, ऐसे करके ब्लड पहुंचा कहां पे, लेवल बी तक, ठीक है। अब बेटा मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी कहां की, लेवल बी की, यहां होगा क्या, कॉन्ट्रैक्शन, तो ब्लड जाएगा और ऊपर यानी लेवल सी पे, जब वापस आने की कोशिश करेगा तो फिर ब्लड वेसल क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, वो जो वॉल्व है वेन के अंदर के वो क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। इस तरह स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप ब्लड जो होता है वो वेन से कलेक्ट करके जाता है कहां तक, हार्ट तक, ठीक है। तो याद रखिए कि वेन्स में आपको वॉल्व्स लगते हैं, वेन्स में वॉल्व होते हैं, आर्टरीज में कोई वॉल्व नहीं होते, क्योंकि आर्टरीज में ब्लड बड़ी स्पीड से एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, समझे, तो आर्टरीज में वॉल्व की जरूरत नहीं है, वॉल्व की जरूरत किसमें है, वेन। दूसरी बात ये देखो कि ये तो बड़ा धीरे धीरे आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, तो यहाँ इतना प्रेशर रहेगा क्या, अरे भैया जितना ब्लड का प्रेशर डायरेक्ट हार्ट से निकलने के बाद में रहेगा उतना प्रेशर यहाँ रहेगा क्या, नहीं रहेगा, समझे, इसीलिए यहाँ पे जो थिकनेस है, थिकनेस वो कैसा है, कम है, लुमेन साइज ज्यादा है ताकि ज्यादा ब्लड लेकर जा सके, है ना, और थिकनेस कैसा है, कम है, क्योंकि प्रेशर उतना नहीं है, और यही रीजन था कि हम वेन से ब्लड प्रेशर चेक नहीं करते, ये इसमें क्या चेक करेंगे आप प्रेशर, ठीक है, और प्रेशर से डैमेज होने के चांसेस इसके ज्यादा है या इसके ज्यादा है ना भैया, ब्लड प्रेशर के, ब्लड के फ्लो से डैमेज होने के चांसेस वेन के ज्यादा है या आर्टरी के ज्यादा है,
आर्टरी के, क्योंकि ब्लड स्पीड से किस में आ रहा है, फोर्सफुली किस में आ रहा है, वेन में। तो वो स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 करके चल रहा है ना, समझे क्या मेरी बात, क्लियर है यहाँ तक। तो 2-3 पॉइंट्स याद रखिए। देखो मेजर डिफरेंसेस तो मैंने आपको ये स्ट्रक्चर आपको समझा दिया। आर्टरीज में लुमेन छोटा होता है, मिडल लेयर है, मिडल लेयर उसका थिकनेस बड़ा होता है, इलास्टिसिटी के लिए इलास्टिन होता है, ठीक है। और कोई वॉल्व नहीं होता, कोई वॉल्व नहीं होता किसमें, आर्टरीज में। वेन्स में क्या रहेगा, लुमेन बड़ा रहेगा, मिडल लेयर का थिकनेस कम रहेगा, इलास्टिन कम रहेगा, क्लियर है बात, क्योंकि उतना फोर्स उतनी फ्लेक्सिबिलिटी की उसको जरूरत नहीं है, समझ रहे मेरी बात, ठीक है। फिर ये रहेगा कि उतना फोर्स नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ब्लड ऊपर चढ़ेगा, तो उसके लिए क्या लगेंगे, बैकफ्लो ऑफ ब्लड को रोकने के लिए क्या लगेंगे, वॉल्व्स। तो वॉल्व्स होते हैं किसमें, वेन्स में, वेन्स में वॉल्व्स होते हैं, है ना। वी में वी होता है, वेन्स में वॉल्व होता है, बट आर्टरीज में वॉल्व्स नहीं होते। ए में वी नहीं रहता, वी में वी होता है, समझ में आ रही बात, घटिया था फिर भी याद रख लो कि वेन्स में वॉल्व्स होते हैं, आर्टरीज में वॉल्व्स नहीं होते, कैपिलरीज में भी वॉल्व्स नहीं होते। इतना क्लियर है क्या, हाँ या ना। तो ये हो गया भाई साहब स्ट्रक्चर ऑफ आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, क्लियर, कुठलाही कन्फ्युजन, बरं मग पुढचा टॉपिक बघूया आपण। यहां तक पक्का कोई कंफ्यूजन नहीं है, हाँ जी। चलिए फिर अब हम आगे बढ़ेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जाएंगे, और वो जो हमारा इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है वो अब आ जाता है आपका लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक। और बड़ी कमाल की चीज है, देखिए लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक। देखिए लिम्फ क्या होता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज क्या होती है, वो सब मैं आपको यहां पर बताता हूं, ठीक। तो देखिए पहले तो हम बात करते हैं, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने कैपिलरीज के बारे में बोला, बराबर है ना, किसके बारे में बात किया, कैपिलरीज के बारे में बात किया। तो थोड़ा समझो इधर, ठीक। तुमको मालूम है मैं कितना टैलेंटेड हूँ, देखो जबरदस्त ड्राइंग बनाता हूँ मैं, ये है आपके, क्या बात, देखो बस यही चाहता था मैं कि तुम मेरा टैलेंट पहचान लो करके, मैंने लिखा, नाम भी नहीं लिखा, तुम पहचान गए कि ये क्या है। तो ये है भाई साहब टिश्यूज, और इनके अलग होते हैं इश्यूज, ठीक है। टिश्यूज के ऊपर में, टिश्यूज के ऊपर में एक गैप रहेगा, स्पेस, ठीक है। और यहां पे रहेगी आपकी कैपिलरी, क्या है, कैपिलरी। इस कैपिलरी में अगर आप देखोगे तो मैंने जगह जगह गैप्स छोड़ी है, इन्हीं गैप्स को, इन्हीं एपर्चर्स को बोलते हैं बेटा फेनेस्ट्रेशन, क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रेशन। इतना क्लियर है क्या, कोई कंफ्यूजन, हाँ या ना, इसको बोलते हैं क्या, फेनेस्ट्रेशन, ठीक है। लेट अस कंसीडर कि यहां से आ रही है बड़ी सी कोई तो भी आर्टरी, और आगे जो जाएगी वो क्या रहेगी, वेन, आगे जो जाएगी वो क्या रहेगी, वेन रहेगी। तो वेन का कलर हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यूजुअली डिनोट करने के लिए उसको ब्लू कलर से बताते हैं, ठीक है। हालांकि मैं आपको उसका रीजन बता चुका हूं कि ऐसा रहता नहीं कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्लू कलर का होता है ना, ऐसा नहीं होता, बराबर, ठीक। अच्छा एक और चीज, अभी आर्टरीज और वेन्स हमने पढ़ा है, तो वेन्स यूजुअली सुपरफिशियली होती है, ऊपर ऊपर देखने के लिए मिलती है। ये जो आप देख रहे हैं ये सब क्या है, ये वेन्स होते हैं। आर्टरीज यूजुअली दे आर प्रेजेंट डीप इनसाइड, ठीक है। आर्टरीज यूजुअली अंदर होती है। बस कुछ एक पॉइंट जो मैंने आपको कल बताया, वो कुछ लोकेशन है जहां आर्टरी ऊपर होती है, जैसे ये टेम्पोरल साइड में, ये फेशियल साइड में, यहाँ पे कैरोटाइड में, ठीक है, ये ब्रैकियल, ठीक, ये रेडियल। फिर उसके बाद में इधर जाएंगे तो ये फीमरल आता है, इधर में घुटनों के पास में आता है, और नीचे में टो के पास में आता है, ठीक है। ये कुछ लोकेशन है जहां पे आप आर्टरीज को फील कर सकते हैं, क्लियर है के बाद। यही कुछ लोकेशन है जहां आर्टरीज सुपरफिशियली है, बाकी सब जगह पे आर्टरीज कैसी है, अंदर है, क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन, पक्का। हाँ एक और चीज याद आई, हमने पल्स नहीं पढ़ा, ठीक है, हमने पल्स नहीं पढ़ा। तो क्यों नहीं पढ़ा, उसको क्यों छोड़ते हैं भैया, नाराज हो जाएगा, वो भी पढ़ लो अभी, ठीक है। आपने ब्लड प्रेशर पढ़ा, ठीक है, पल्स में और ब्लड प्रेशर में क्या अंतर होता है, कोई अंतर नहीं होता, ठीक है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मालूम है आपको, द प्रेशर exerted by blood on the walls of during ventricular systole is called as systolic blood pressure, बराबर है। अब सुनिए, जैसे ही बड़ी स्पीड से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट होने से ब्लड निकला,
अब ये ब्लड जो रहेगा ना, वो समंदर की लहर नहीं आती है, वैसी एक वेव के फॉर्म में से आएगा, ठीक है। अब जहां से ब्लड जाएगा ब्लड वेसल पे, वहां क्या पड़ेगा, प्रेशर, समझ रहे हो, बस उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, पल्स, उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं, पल्स। आप यहां पे हाथ लगाइएगा, ठीक है, आपको फील होगी। एक हार्ट बीट में एक ही सिस्टोल होता है ना, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एक ही बार होता है, यानी एक कार्डियक साइकिल में ब्लड कितनी बार निकलेगा, एक बार, समझे। तो इसका मतलब एक साइकिल में पल्स भी कितना आएगा, तो आप पल्सेस गिन लो, आपको हार्ट रेट मालूम पड़ जाएगा, समझे बात। आप पल्सेस गिन लो, आपको हार्ट रेट मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि एक साइकिल में एक ही पल्स होगा ना भैया, ब्लड तो एक ही बार निकलेगा ना हार्ट से, समझे बात, क्लियर है। तो वो पल्स क्यों चेक किया जाता है, सिंपली वो आपका क्या बता देता है, हार्ट रेट। नंबर ऑफ पल्सेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, समझे बात। हाँ यार, तो उसको बोलते हैं अवेव ऑफ, क्या बोलते हैं उसको, क्या, अवेव ऑफ प्रेशर, ठीक है, exerted on the blood vessels during ventricular systole is called as pulse, क्लियर है। अरे हाँ या ना, रहता क्या है वो समझे क्या तुम, लिखने लिखाने का छोड़ दो, ठीक। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, बड़ी स्पीड से ब्लड निकलता है, तो ब्लड जहां जहां से जाएगा वहां वहां वॉल्व पे क्या आएगा, प्रेशर, ठीक है। यहां पे आप वो प्रेशर क्या कर सकते हो, आसानी से फील कर सकते हो, क्यों, क्योंकि ये आर्टरी है, तो प्रेशर कहाँ था, आर्टरी में। तो वो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया वही पॉइंट्स है जहां आप पल्स चेक करोगे, क्योंकि यही वो पॉइंट्स है जहां पे आर्टरी ऊपर है, और पल्स का प्रेशर किस पे आएगा, आर्टरी पे आएगा, वेन पे नहीं आता, क्योंकि ब्लड डायरेक्टली किस में आता है। बस कितने समझदार है तुम, देखो बोला। वापस आते हो टॉपिक के ऊपर में, ये जो है, ये जो छोटी छोटी मैंने आपको बताया, ये क्या है, कैपिलरीज है, क्या है भाई साहब, ठीक है। कैपिलरीज में छेद है, और ये है टिश्यूज, क्या है, टिश्यूज। टिश्यूज और कैपिलरी के बीच में स्पेस है, क्या है, ये स्पेस को बोला जाता है इंटर, बस समझ गए तुम, क्या बोलते हैं उसको, इंटरस्टिशियल स्पेस, क्लियर, हाँ या ना, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, आपका ब्लड आया बड़ी ब्लड वेसल से, पहले तो एओर्टा में था, एओर्टा से लार्जर आर्टरीज, लार्जर आर्टरीज से स्मॉलर आर्टरीज, अब वो स्मॉलर आर्टरीज से आ रहा है कहाँ पे, कैपिलरीज में, फिर भी एक बड़ी ब्लड वेसल से निकल के एक छोटी ब्लड वेसल में आ रहा है, नैरो हो रहा है ना, छोटा छोटा होता जा रहा है ना, तो ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड आएगा, कैपिलरी नैरो हो गई, मतलब कैपिलरी में प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब कैपिलरी में आके प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया, तो जितने छेद हैं ब्लड की कंपोनेंट्स उसमें से क्या होगी, निकलने लगेगी। सो एवरीथिंग, हर वो चीज जो इस फेनेस्ट्रेशन को क्रॉस कर सकती है, वो ब्लड से लीक होके कहां आ जाएगी, इंटरस्टिशियल स्पेस में, समझ रहे हो। हर वो चीज जो कैपिलरीज को क्या कर सकती है, स्किप कर सकती है, जो कैपिलरी छोड़ के निकल सकती है, जो इन फेनेस्ट्रेशन में से, ये छोटे छोटे एपर्चर्स में से जो बाहर आ सकती है, वो कैपिलरीज को छोड़ के क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, कहां, इंटरस्टिशियल स्पेस में, समझे। सर ऐसी कौन सी चीज है ब्लड में जो निकल नहीं सकती, है ना, जो बाहर नहीं आ सकती, याद रखिए, नंबर 1 आपके आरबीसी, क्या चीज, आरबीसी नहीं निकलती, ठीक। मैं बता रहा हूं, देखो ब्लड, हाँ भावनाओं को समझो, ये आर है, हाँ अभी क्लियर है, हाँ ठीक है। तो ये ब्लड, ब्लड में से आप क्या कीजिए, आरबीसी निकाल दीजिए, ठीक है। आरबीसी के साथ में प्लेटलेट्स निकाल दीजिए, ठीक है। सम डब्ल्यूबीसी, क्योंकि कुछ डब्ल्यूबीसी निकल जाते हैं, लिम्फोसाइट्स खासतौर पे आपके बी और टी, ठीक है, वो निकल जाते हैं, तो सम लिम्फोसाइट्स, सम लिम्फोसाइट्स एंड लार्जर प्रोटीन्स, क्या, लार्जर प्रोटीन्स, इन सबको अगर आप छोड़ दो तो बाकी ब्लड में जो कुछ भी है वो लीक होगा, ये लीक नहीं होते, समझ रहे हो मेरी बात, ये लीक, आरबीसी लीक, ठीक है, क्योंकि आरबीसी का साइज डायमीटर ज्यादा होता है एपर्चर के कंपैरिजन में। दूसरा, आरबीसी का वो जो सरफेस है वो कोई फ्लेक्सिबल नहीं है, आपने बोला था ना डायपेडेसिस, डब्ल्यूबीसीज अपना शेप एडजस्ट कर सकते हैं, वो शेप एडजस्ट करने की एबिलिटी आरबीसीज में नहीं होती, और यही रीजन मैंने आपको तब बताया था कि आरबीसी का डायमीटर भले ही डब्ल्यूबीसी से छोटा है, बट फिर भी वो ब्लड वेसल में से निकल
नहीं सकता। WBCs डिस्पाइट ऑफ हैविंग हायर डायमीटर, साइज में बड़े होने के बावजूद वो क्या कर सकते हैं, निकल सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप को क्या कर सकते हैं, अपने शेप को एडजस्ट कर सकते हैं, समेट के निकल जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो यहां देखिए मैंने बोला कि आरबीसी छोड़ दीजिए, प्लेटलेट्स छोड़ दीजिए, कुछ लिम्फोसाइट्स छोड़ दीजिए, ठीक है, लिम्फोसाइट्स भी नहीं बोलना चाहिए एक्चुअली, यहाँ पे बोलना चाहिए कुछ WBCs छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि लिम्फोसाइट तो निकल जाते हैं, तो WBCs को डाल दीजिए उसके अंदर में और लार्जर प्रोटीन्स को डाल दीजिए, समझे? तो जो कुछ बचा वो सब क्या होगा, निकलेगा। निकलेगा तो कहाँ आएगा, बस वो जो कुछ भी निकला उसी को आप क्या बोलेंगे, लिम्फ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लिम्फ, ठीक है। तो मैं इसको फिर से यहाँ पे लिखता हूं थोड़ा इज्जत से, है ना, जस्ट एक मिनट, ओके, ध्यान से सुनिए मेरी बात। हम बात कर रहे हैं किसकी, लिम्फ की। तो सर लिम्फ क्या होता है, तो मैंने बोला लिम्फ इज इक्वल टू ब्लड ले लो, क्या करो, ब्लड ले लो, उसमें से क्या निकाल दो, आरबीसी निकाल दो, प्लस प्लेटलेट्स निकाल लो, प्लस सम WBCs निकाल दो, और लार्जर जो बड़े बड़े प्रोटीन्स हैं वो निकाल दो, है ना। तो जो कुछ बचेगा वो क्या है फिर, यानी ये हर वो चीज है जो क्या होगी, लीक होगी, और लीक होके कहाँ आएगी फिर, समझे? अब यही इंटरस्टिशियल स्पेस से जो जो चीजें टिश्यू को चाहिए टिश्यू वो ले लेंगे, इसी तरह टिश्यू अपना वेस्ट भी दे देंगे, किसको, इंटरस्टिशियल फ्लूइड को। और अब एक बड़ी कमाल की बात आती है, ध्यान से सुनो, इतना जो बोला वो क्लियर है क्या, ठीक है। पूरी बॉडी में ब्लड कितना है, बहुत जबरदस्त चीज है, समझो मेरी बात, हाँ, ठीक है। पूरी बॉडी में ब्लड कितना है, 5-5.5 लीटर ब्लड, बराबर। उसमें से भी, ध्यान से समझो मेरी बात, उसमें से भी कैपिलरीज में से ब्लड लीक हो रहा है, कैपिलरीज में से ब्लड लीक हो रहा है। अगर ऐसा कंटिन्यूसली ब्लड लीक होता गया तो क्या सही में आपकी बॉडी में 5 लीटर ब्लड बचेगा, मेरी बात समझ रहे हो क्या? अरे ब्लड 5-5.5 लीटर है और वो कंटिन्यूसली लीक हो रहा है, तो फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि सर ब्लड कम होते 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 जीरो हो गया, ऐसे होता है क्या, नहीं होता। आपकी ब्लड वेसल में, आपके हार्ट में हमेशा उतना ब्लड जा रहा है, ठीक है। और एक बात सोचो ना, हार्ट से जितना निकला था वो तो बीच बीच में लीक भी हो गया ना कैपिलरीज में आने के बाद में, बट स्टिल हार्ट तक उतना ब्लड कैसे पहुंचा, समझे? वो 5-5.5 लीटर का वॉल्यूम कैसा मेंटेन्ड है, मेरी बात समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि कैपिलरीज से जो ब्लड लीक हो रहा है, ध्यान से समझो, कैपिलरीज से जो ब्लड लीक हो रहा है, जिसको आप क्या बोलते हैं, इसको कहीं ना कहीं क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, और कलेक्ट करके दोबारा ले जाके छोड़ा जाता है कहां पे, हार्ट के अंदर। ले बाबा यहीं से निकला था, यहां जा, समझे ना। अरे हम इतनी स्पीड से, आपने ब्लड डोनेट किया क्या कभी, ठीक है, ब्लड डोनेट करो, तुमको चाय पिलाते और बिस्किट का टुकड़ा देते, सब पार्ले जी का छोटा सा देते, ठीक है, बजट ज्यादा रहा तो फ्रूटी भी पिलाते, ठीक। तो ब्लड डोनेट करने के बाद में ये यूजुअली बोलते हैं कि भैया 24 घंटे लग जाते हैं उतना ब्लड को रिकवर करने के लिए, ठीक है। आपने गिनती का इतना इतना ब्लड दिया वो पाउच के अंदर में, कुछ फ्यू 100 ml, ठीक है, लीटर भी नहीं है, ml की बात कर रहा हूँ ना, फ्यू 100 ml आपने ब्लड दिया और बोला कि वो रिकवर होने के लिए आपको कितना टाइम लग रहा है, 24 घंटे के आसपास में टाइम लग जा रहा है, ठीक है। और यहाँ तो रोज लीक हो रहा ना, हर सेकेंड लीक हो रहा, ठीक है। तो ये जो लीक हुआ, पहली बात तो ये गया कहाँ, समझे? ये जो ब्लड कंटिन्यूसली लीक हो रहा है ये जा कहाँ रहा है, ठीक है, और नया ब्लड आ कहां से रहा फिर, इतनी स्पीड से ब्लड बनता। आपने आरबीसी देखा, ठीक है, खैर आरबीसी तो यहां से निकल नहीं रहा, बट बाकी चीजें, प्रोटीन्स वो छोटे छोटे, ठीक है, ये इधर तुम्हारे लिम्फोसाइट वो भी तो लीक होते हैं, समझे? ये सारी चीजें, पानी भाई साहब, पानी पानी लीक हो रहा है। अब ब्लड में से तुम खुद सोचो, अभी हमने थोड़े दिन पहले वो रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम पूरा का पूरा पढ़ा, है ना। तो क्या हो रहा है, पानी निकल रहा है यहाँ से, इधर इधर वो होता ही, इधर यहाँ है, हाँ। तो क्या हो रहा है, पानी निकल रहा है यहाँ से। अब सुनो तुम, ब्लड वेसल में से, यानी ब्लड में से पानी निकल गया तो ब्लड का वॉल्यूम
कम होगा। आपने बोला ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ तो ब्लड का प्रेशर, अब यहां तो कंटिन्यूअसली लीकेज हो रहा ना, और वो लीकेज के बावजूद भी ब्लड प्रेशर मेंटेन्ड है ना, ये कैसा, समझे? इसका मतलब ये है कि ब्लड जो लीक हो रहा है, समझो मेरी बात, ब्लड जो लीक हो रहा है उसको कलेक्ट करने वाला सिस्टम भी कोई होगा, ठीक है? तो ये वो सिस्टम है जो ब्लड से लीक होने वाली कंपोनेंट्स को जमा करता है पूरी बॉडी से और ले जाकर छोड़ देता है वापस हार्ट में, यानी कहा, राइट एट्रिया में। तो जो चीज ब्लड से निकली थी वो वापस ब्लड में आ जाएगी। तो यही ब्लड से लीक कंपोनेंट को जमा करके वापस हार्ट तक पहुंचाने वाला सिस्टम है आपका। समझे मेरी बात? हाँ या ना? पर्पस समझा कि आपको लिम्फेटिक सिस्टम का, ठीक है? अगर ऐसा नहीं होता तो देखो, इसी बहाने मैं तुमको एक बीमारी भी समझा दूंगा, ठीक है? ऐसा नहीं, मान लो ये पैर वाला पार्ट लेके चलते हैं ना, मेरे पैर वाले पार्ट में क्या हुआ, ब्लड तो जा रहा है, पैरों के मसल्स को, टिश्यूज को ब्लड तो जा रहा है, ब्लड जा रहा है, कैपिलरीज में से ब्लड लीक भी हो रहा है, बट जो लीक हुआ वो वहीं रह गया, वो ऊपर आ नहीं रहा, तो क्या होगा? जो कंपोनेंट, मेरी बात समझ रहे हो, जो कंपोनेंट लीक हो गई वो वापस आ नहीं रही है, तो क्या होगा? अगर वो वापस नहीं आ रही है, इसका मतलब वो इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में जमा हो रही है। तो हर बार जब ब्लड जाएगा, ब्लड लीक होगा, तो कुछ तो भी फ्लूइड, पानी और दूसरी सारी चीजें, वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आके क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो हर बार वहां पे थोड़ा 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 करके फ्लूइड जमा होने लगेगा, और वो फ्लूइड को जाने के लिए कोई जगह, ड्रेनेज नहीं हो रहा ना, ड्रेनेज, एक घटिया एग्जांपल देता हूं मैं, बाथरूम के अंदर में वो ड्रेनेज होता है ना, वो ड्रेनेज वाला पार्ट अगर वो ब्लॉक हो गया तो गंदा पानी वहीं जमा होता है, अरे होता है ना? हाँ, बस वही वही सेम केस हो रही है यहाँ पे, ये बात समझो, ठीक है? वो जो यूज्ड वाटर है वो ड्रेनेज सिस्टम में नहीं जा रहा है, ठीक है? वो वहीं क्या हो रहा है, ब्लॉक हो गया, वो जमा हो गया, तो इंटरस्टिशियल स्पेस में पानी जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, जमा हो रहा है, ठीक है? अब इस चक्कर में क्या होगा समझो, ये सेल्स के आसपास में एक तो सूजन आ जाएगी, फ्लूइड जमा हो गया ना, तो वो सेल्स क्या हो जाएगा, सूजन आ जाएगी, ठीक है? तो पूरे पैर के ऊपर में क्या चढ़ने लगेगी, सूजन चढ़ने लगेगी, फ्लूइड जमा हो रहा है, ठीक है? फ्लूइड जमा होने की वजह से, इंटरस्टिशियल स्पेस में पानी जमा, फ्लूइड जमा होने की वजह से सेल्स के ऊपर में प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है? मीनवाइल अब वो इतना फ्लूइड जमा हो गया कि आपका पैर जो है वो बहुत ज्यादा सूज गया है, फूल गया है, ठीक है? और प्लस फ्लूइड जमा होता ही जा रहा है, तो अब आपके पैर की जो स्किन है उसको इस बात का डर है कि कहीं प्रेशर की वजह से वो फट ना जाए, समझे? हाँ, तो स्किन जो है, स्किन स्किन थिक होने लगती है, जाड़ी होने लगती है, ताकि वो प्रेशर को क्या कर सके। हाँ, इमेजिन करके देखो, पैर फूल रहा है, स्किन जाड़ी हो रही है, समझे? और इसी को बोलते हैं एलिफेंटियासिस, हाथी पाव। हाँ, ये आपके लिम्फेटिक कैपिलरीज के ब्लॉक होने की वजह से होता है, समझे? लिम्फेटिक कैपिलरीज के ब्लॉक होने की वजह से होता है, समझ रहे हो बात? इसीलिए ये लिम्फेटिक सिस्टम इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक? कि ब्लड की जो लीक होने वाली कंपोनेंट्स है, ये उसको क्या करता है, जमा करता है, और जमा करके वापस लाके छोड़ता है, बट वापस लाके छोड़ने से पहले वो एक और काम करता है, वो जो लिम्फेटिक, वो जो लिम्फ है, लिम्फ, अब लिम्फ में क्या क्या आ गया वो आपको समझ में आ गया, इनको छोड़ के बाकी सब चीजें, तो वो लिम्फ को ब्लड में डालने से पहले एक बार उसका फिल्ट्रेशन करता है, उसकी सफाई करता है, ताकि जो भी वेस्ट उसमें आ गया हो, ठीक है? आपके ब्लड में अगर कोई एंटीजन पैथोजन वगैरह होगा, कोई बैक्टीरिया वगैरह होगा, तो जब उसको फिल्ट्रेशन किया जाएगा, जब उसको फिल्टर में से लेके जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, बैक्टीरिया वगैरह मर जाएंगे। कौन मारेगा आगे बताता हूं, ठीक है? और ब्लड को प्यूरिफाई, ब्लड तो नहीं है, वो लिम्फ को प्यूरिफाई करके दोबारा ले जाके छोड़ा जाएगा, कहां पे, आपके हार्ट के अंदर। और इस तरह हार्ट में आपके ब्लड का वॉल्यूम जितना है उतना मेंटेन रहता है, समझ रहे मेरी बात? हाँ या ना? ठीक है? वरना सोचो अगर ये पानी भरता रहता बॉडी के अंदर में तो क्या होता है, आपकी पूरी बॉडी पे क्या हो जाती, सूजन चढ़ जाती। आप पानी पीते रहते, ब्लड बनता रहता, लीक होता रहता, बराबर है? तो हर आदमी ऐसा हो जाता, बिल्कुल ऐसे एकदम ऐसे पानी लेके जाता हुआ,
ठीक है, चलते चलते एक आधे कील से टकरा गए, ओ भाई साहब पंक्चर हो गया आप, ठीक है, पीछे गाड़ी पे बैठे हैं, ब्रेकर आ गया, वो बॉडी हिल रही है इसी पानी, वो निकल के गिर गया, भाई आपका लिम्फ गिर गया सर। बट ऐसा होता क्या? नहीं होता ऐसा, ऐसा नहीं होता, समझे मेरी बात? क्यों नहीं होता? क्योंकि वो लिम्फ कनेक्ट मतलब कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, समझे? अब इसकी एक और घटिया एग्जांपल बताता हूं यही समझाने के लिए। देखो, तुम्हारे घर के बाहर नाली होती है, ठीक है, बस इससे ज्यादा बेहतरीन एग्जांपल नहीं है मेरे पास बताने के लिए, ठीक? सुनिए, हमारे घर तक के वो फ्रेश वाटर पहुंचाया जाता है, ठीक है, पहुंचाती है गवर्नमेंट, ऐसा सुनो तुम, ठीक है, नल होते हैं ना सरकारी नल, ठीक है, सरकारी नल के कनेक्शन होते हैं हमारे यहाँ पे, ठीक। अब ये जो पानी आता है ये हमारे पास में डैम वगैरह से आता है, डैम से या रिवर्स वगैरह से उसको लाया जाता है, वो बड़े बड़े पाइप, बड़े से छोटा, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, तुम्हारे घर पे आते आते तक वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से आधे 1 इंच के आसपास में हो जाता है ना? समझे मेरी बात? बस ये सेम एग्जाम्पल है आपके ब्लड की। आर्टरीज जो जब निकली थी तो बड़ी बड़ी थी, बड़ी पाइपलाइंस, फिर वो जैसी जैसी ब्रांचेस निकलती पाइपलाइन छोटी 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 होती गई, और आपके घर तक आते आते वो छोटा सा आधे 1 इंच का, पौने इंच का पाइप हो गया। इतना पानी अब आपके घर पे, मतलब इतना तो सबके घर पे आ रहा है। ये फ्रेश वाटर है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हम उसको यूज करते हैं, यही पानी हम यूज करते हैं, ठीक है। यूज करने के बाद में जो यूज्ड वाटर है वो हमारे घर से हम बहा देते हैं, निकल जाता है, ठीक है। अब इस तरह हर किसी के घर से जो गंदा पानी निकल रहा है, ठीक है, वो तो कई सारे लीटर, हजारों लीटर में पानी निकल रहा है, ठीक। अगर ये पानी को रिसाइकल ना किया गया तो रोज नया पानी कहां से लाएंगे? समझ रहे हो मेरी बात? अगर इस पानी को रिसाइकल ना किया गया तो रोज इतना नया पानी कहां से लाएंगे, हजारों लीटर, समझे? इसका मतलब ये है कि ये जो वेस्ट होने वाला पानी है, ये जो जाने वाला पानी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। और इसीलिए गवर्नमेंट आपके घरों के बाहर नालियां बनाती है, ठीक है। हाँ, तो जो नालियों से आपने जो यूज किया हुआ पानी है वो जाएगा नालियों में, ठीक है। फिर वो नालियां जाके, आपने देखा है सोसाइटी में नालियां होती है, ठीक, फिर वो छोटी छोटी नालियां जाके मिलती है बड़ी नालियों में, बड़ी नालियां जाके मिलती है नाले के अंदर में, ठीक है। फिर वो नाले के अंदर में जो गंदा पानी होता है, ठीक है, उसको कलेक्ट किया जाता है, ठीक। और फिर होता है सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज वाटर, इसको सीवेज वाटर बोलते हैं, गंदा पानी, ठीक है, आम भाषा में गटर, ठीक है ना, सीवेज। अब ये जो सीवेज वाटर है, इसको इसको कलेक्ट किया जाता है और 4 से 5 स्टेजेस में इसको प्यूरिफाई किया जाता है, ठीक है। आपने वो बायोटेक्नोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें आपने पढ़ा होगा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में, है ना, कि माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करके हम इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। पहले हम एक टैंक में डालते हैं, फिल्ट्रेशन स्लिट्स होती है उसके अंदर में, वहां जितना भी गंदा पन्नी वन्नी ये सारी चीजें हैं वो सब छन के निकल जाती है। फिर जो पानी है वो सेकंड टैंक में जाता है, वो सेडिमेंटेशन टैंक होता है, वहां पे बड़े बड़े पार्टिकल्स नीचे जाके जमा हो जाते हैं। फिर ये पानी जाता है नेक्स्ट टैंक में, यहाँ फिर सेडिमेंटेशन होता है, फिर आगे जाता है, फिर उसके अंदर में बैक्टीरियाज डाले जाते हैं, ठीक है। और फिर वो ये करते हैं, उसका जो ऑक्सीजन डिमांड है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो रहता है वो कम करते हैं। इस तरह से बहुत 3-4 प्रोसेस में प्यूरिफिकेशन करने के बाद वो पानी को दोबारा से लाके छोड़ा जाता है, कहाँ पे? नदी के अंदर, नदी या डैम के अंदर, डैम में तो नहीं बट यूजुअली नदियों के अंदर उसको छोड़ा जाता है, ठीक है, लेकिन पूरा प्योरीफाई करने के बाद, ठीक है। और मीनवाइल जो गंदगी निकली है, ठीक है, उसी को, उसी वेस्ट को कलेक्ट करके उसको प्रॉपरली उसको ये करके प्रोसेस करके उसको हम खाद में यूज करते हैं, समझे मेरी बात? तो ये जो पूरा प्रोसेस है बस सेम होता है हमारी बॉडी के अंदर में। बस वो जो तुम्हारे सरकारी नल से आने वाला जो पानी था वो मान लो कि फिल्टर्ड ये है तुम्हारा प्यूरिफाइड ब्लड, ठीक है। तुम्हारे घर हो गए कैपिलरीज, यहाँ हो गया एक्सचेंज, और अब वहां से जो गंदा पानी नाली जो निकल रही है वो वेन्स है, समझ में आ रही बात? अब एक्चुअल में वो वेन्स ना बोलते हुए वो जो गंदा पानी निकल रहा है वो जमा हुआ कहाँ पे? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल स्पेसेस। अब इंटरस्टिशियल स्पेसेस से उसको जमा करना है तो यहाँ लगेगी नालियां, और वो नालियों का काम करेगा आपका लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। तो जैसी वेन्स हैं, समझ रहे हो, जैसी वेन्स हैं वैसी ही एक और पाइपलाइन है, जैसी आर्टरीज और वेन्स की पाइपलाइन है ना,
वैसे ही एक और पाइपलाइन है जो आर्टरीज और वेन्स से बिल्कुल कनेक्टेड, ब्लड कैपिलरीज के आसपास में, ठीक है, कि जैसे ही ब्लड निकला, ब्लड की कंपोनेंट लीक हुई, ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या करेगा, ये लिम्फेटिक वेसल्स उसको जमा कर लेगी, ठीक है। फिर अलग अलग लिम्फेटिक वेसल्स मिलके एक बड़ी वेसल में जमा होगी, वो मिलके एक वेसल में जमा होगी, वो मिलके एक वेसल में जमा होगी, और फिर पूरी बॉडी से लिम्फ कलेक्ट करके छोड़ा जाएगा कहाँ, आपके हार्ट में लाके, ठीक है। और मीनवाइल मैंने आपको बोला कि उसका क्या होगा, फिल्ट्रेशन होगा। फिल्ट्रेशन करने के लिए एक जगह होती है, उसको लिम्फ नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड। यहां तक के सिस्टम आपको समझ में आ गया क्या? लिम्फेटिक सिस्टम का काम आप समझे क्या? लिम्फ कलेक्ट करना, ठीक है। इसके अलावा जो जो काम आपका ब्लड करता है, ऑलमोस्ट वो सारे काम आपका लिम्फेटिक सिस्टम भी करता है। जो जो काम आपका ब्लड करता है वो सब क्या करता है, आपका लिम्फेटिक सिस्टम करता है। यहां तक क्लियर है?